अपना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की लास्ट यूनिट, जो यूनिट है 4, नाम क्या है इसका? अनपेड सेलर। अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है, बोलो? अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है? बेचारा सेलर। बेचारा सेलर मतलब उसने माल दे दिया, उसने माल दे दिया, उसने ये वाला जो माल है ये सेल कर दिया, लेकिन अभी उसे पूरा पैसा नहीं मिला है, लेकिन अभी उसे पूरा पैसा नहीं मिला है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनपेड सेलर, है ना? आ जाओ। ऐसा पर्सन जिसने सेल तो कर दिया है, लेकिन अभी उसको जो उस सेल से पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, उसको हम क्या बोलेंगे? अनपेड सेलर, है ना? अच्छा मेरे को बताओ, अनपेड सेलर अगर कोई बंदा होगा, अभी देख लेते हैं, मैंने बता दिया आपको वैसे होता क्या है। अगर कोई बंदा अनपेड सेलर होगा, यानी उसने कुछ माल बेच दिया है, यानी उसने कुछ माल बेच दिया है जिसके बदले में उसे पैसा मिलना चाहिए था जो कि नहीं मिला है, तो उसके कुछ राइट्स होंगे उसको लेके। हाँ, कि अगर उसको सामने वाला बंदा पैसे नहीं देता है तो वो क्या क्या कर सकता है, बोलो? हाँ, वही हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। जैसे देखो, उसके दो तरह के राइट अराइज होते हैं, जैसे राइट अगेंस्ट दी गुड्स और राइट अगेंस्ट दी बायर। अभी पढ़ाऊंगा डिटेल में, मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया। अनपेड सेलर में हमें क्या सीखना है बताओ? कि अगर मैंने कोई सेल करी जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत करी, और वो सेल मटेरियलाइज नहीं हुई, यानी उसका जो पैसा मेरे पास आना चाहिए था वो पैसा मेरे पास नहीं आया, वो पैसा मेरे पास नहीं आया, तो क्या राइट अराइज होते हैं एक सेलर के, जिसके तहत वो बायर के ऊपर एक्शन ले सकता है? समझ में आया? हाँ, इंटेंट समझ में आई चैप्टर की? आ जाओ पढ़ते हैं, आइए प्लीज। कह रहा है अनपेड सेलर का मतलब है द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी अनपेड। कह रहा है हम एक सेलर को अनपेड सेलर बोल देंगे, कब? कह रहा है जब होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, उसे पूरा का पूरा पैसा नहीं पे हुआ। लेट्स सपोज कि मेरा आईफोन है, वो 60,000 का है, तो मैंने 60,000 में आपको बेचा और आपने मेरे को एक भी रुपया नहीं दिया। आप आईफोन लेके घर चले गए और मजे से वीडियो रील पे रील बनाए जा रहे हो, है ना? पैसा भी नहीं दे रहे हो मेरे को, तो मैं कैसा सेलर हूं? अनपेड सेलर। देखो, कह रहा था स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्राइस रिमेन्स टू बी पेड। अब देखना, यहां पे तो पूरा 60,000 नहीं दिया आपने। फोन मैंने आपको 60 का बेचा था, आपने मेरे को 50 दे दिए, लेकिन अभी कितना बाकी है? 10 बाकी है। ये मिल गया, ये अभी बाकी है। तो इस केस में भी क्या मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा? आंसर इज यस सर, आप अनपेड सेलर कहलाओगे, क्योंकि आपने जितने का माल बेचा था उतना पैसा आपको मिलना चाहिए था। अगर नहीं मिला है तो आप क्या हो? अनपेड सेलर हो। क्योंकि आप सुनो, ये क्यों बताया कि अनपेड सेलर हम कब माने जाएंगे? इसलिए क्योंकि पहले तो आप अनपेड सेलर बनोगे तभी तो आपके पास कोई राइट आएगा। अगर आप फुल्ली पेड सेलर बन गए, यानी आपको पैसा पे हो गया है, तो कोई राइट आएगा ही नहीं। आपने माल दिया और सामने वाले ने पैसा दिया, बात खत्म। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि अनपेड सेलर की डेफिनेशन में, अनपेड सेलर के स्कोप में कौन कौन बंदा फॉल करेगा। क्लियर है? आइए, पहला बोल दिया जिसने पूरा का पूरा अमाउंट पे नहीं हुआ है, जिसको कह रहा है एक स्मॉल पोर्शन ऑफ अमाउंट पे नहीं हुआ है। कह रहा है व्हेन द चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर। मैंने आपको दिया था 60,000 का फोन, ठीक है? फोन तो आप मेरे पास से ले गए और आपने बदले में मेरे को क्या दिया, बोलो? चेक या बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और आपने बोला लो सर चेक पकड़ो, 60 का फोन है, 1 लाख का पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, चेक ले लो। आपको तो पता ही था आपके बैंक में कितना पैसा था, 5 रुपया। कितना पैसा था बैंक में? 5 रुपया। और मेरे को कितने का चेक दे रहे हो? 60,000 या 1 लाख रुपए का। डन। मैंने अपने बैंक में डाल दिया, वो क्या बैंक वाला पैसे दे देगा मेरे को? बैंक वाला खींच रहा है, आपके अकाउंट से पैसा निकल ही नहीं रहा, क्योंकि अकाउंट में कितना पड़ा है आपके? 5। आपके अकाउंट में अगर पूरा पैसा होगा तभी तो मेरा चेक ऑनर होगा। अगर पूरा पैसा नहीं होगा तो मेरा जो चेक है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा, यानी मेरा चेक क्या है? बाउंस हो जाएगा। क्लियर है? तो उस केस में क्या मेरे पास पैसा आया? सर पैसा नहीं आया, तो उस केस में भी मैं क्या कहलाऊंगा? अनपेड सेलर। समझ में आ रहा है? बहुत इजी यूनिट है, सबसे आसान है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर।
आया? आगे देखिए, कह रहा है व्हेन द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स कैसे सेल करा था? क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब उधारी पे, है ना? क्रेडिट मतलब, क्रेडिट मतलब मैंने उधारी पे गुड्स सेल करा था, और मैंने कितने महीने का क्रेडिट दिया था? 1 मंथ क्रेडिट। तो 1 महीने के अंदर अंदर या 1 महीने तक मेरे पास पैसा आ जाना चाहिए। क्या बोलते हो? हाँ, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? देखो, अब इसमें दो कंडीशन है। कह रहा है ड्यूरिंग द, कह रहा है ड्यूरिंग द क्रेडिट पीरियड पेमेंट नॉट रिसीव्ड। जो हमारा क्रेडिट पीरियड था उसमें मेरी पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो मैं क्या कहलाऊंगा? कॉल्ड एज अनपेड सेलर व्हेन द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। समझ में आया? सुनना, ये 1 महीने का टाइम चल रहा है। 1 महीने में कितने दिन होते हैं? सर एक भी दिन नहीं होता, क्योंकि वो 1 महीना होता है। कितने दिन होते हैं बताओ? 30 या 31, या अगर वो फेब्रवरी है तो 28 29, एज द केस में भी, है ना? सुनिएगा, तो कह रहा है कॉल्ड एज द अनपेड सेलर व्हेन द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। ये कब होगा? कह रहा है ड्यूरिंग द क्रेडिट पीरियड। अभी ये 1 महीना हमारा चल रहा है, अभी 1 महीना हमारा ये चल रहा है, और इस 1 महीने में वो कभी भी अगर क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो उस केस में मैं कैसा बन जाऊंगा? अनपेड सेलर बन जाऊंगा, क्योंकि सामने वाला बंदा क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। अब वो मेरे को पैसा नहीं दे पाएगा। आ रहा है समझ में? केस को बदलूं थोड़ा सा, इस बार समझना। ये 1 महीने का पीरियड चल रहा है हमारा, और सामने वाला बंदा अभी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है। 1 महीने का पीरियड चल रहा है। मान लो 1 अगस्त का महीना था, और मैंने, इसने 1 अगस्त को मुझसे माल खरीदा था, और मैं यहाँ पे 25 अगस्त को बोल रहा हूँ कि भैया पैसे दे दे। मैं बोल रहा हूँ 25 अगस्त को पैसे दे दे, वरना मैं अपने अनपेड सेलर के राइट एक्सरसाइज कर लूंगा अगर तूने पैसे नहीं दिए तो। क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं कर सकता हूँ? केस समझ नहीं आया? समझाऊं केस दोबारा। 1 तारीख को मैंने सेल करा कुछ सामान। कितनी तारीख को? 1 अगस्त को। डन। और 1 महीने का मैंने सामने वाले को क्या दिया? क्रेडिट पीरियड। तो 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया, तो मैं कब मांगूंगा पैसा? 1 महीने के बाद, या ऑन द कंप्लीशन, है ना? कब मांगूंगा? 31 अगस्त को। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं 25 तारीख को ही बोल रहा हूं कि भैया पैसे दे दे, और अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं अनपेड सेलर के अपने राइट एक्सरसाइज करूंगा। क्या मैं कर सकता हूं? कौन कौन बोल रहा है हाँ सर कर सकते हैं? बोलो, अभी गर्दनें हिल रही थी। कौन कौन बोल रहा है सर नहीं कर सकते? और जो बाकी किसी में हाथ नहीं उठाया वो? सर जो मर्जी करो, हम सलमान खान हैं, डू वट एवर यू वांट टू डू। हाँ, बताओ यार, मीर आप बताओ। नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि हमने उसको 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया है, तो 1 महीने से पहले हम पैसे की डिमांड नहीं कर सकते, है ना? तो उस केस में हम जब तक वो टाइम एक्सपायर ना हो जाए या वो इंसॉल्वेंट ना हो जाए, तब तक अनपेड सेलर नहीं बनेंगे, और उस केस में हम अनपेड सेलर के जितने भी राइट हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? अब इधर आ जाओ, ये वाला समझ में आया कि इस ढंग से कब एक्सरसाइज कर पाएंगे? अगर मेरा क्रेडिट पीरियड चल रहा है और उस दौरान वो बंदा सामने वाला इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो अब तो ये सर्टेनिटी हो गई कि बंदा पैसे नहीं दे पाएगा क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया। तब मैं एक्सरसाइज करूंगा अपने राइट। आया? आ गया ये। अब यहाँ पे कह रहा है 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था, कह रहा है बट द क्रेडिट पीरियड और द ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट एक्सपायर्ड एंड द पेमेंट नॉट येट रिसीव्ड। इस बार क्या हुआ? 1 महीना एक्सपायर हो गया, और हम जो अब डेट आ गई है हमारे पास, वो आ गई है 10 सितंबर। कितनी डेट आ गई? 10 सितंबर। तो उस केस में क्या मैं अनपेड सेलर हो जाऊंगा अब? हाँ, आंसर इज यस सर, अब मैं अनपेड सेलर हो जाऊंगा। पूछो क्यों? क्योंकि हमने 1 महीने का टाइम दिया था और उसने विद इन टाइम पैसा नहीं दिया, तो अब मैं अपने राइट एक्सरसाइज करूंगा एज अनपेड सेलर, जो मेरे को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने दिए हुए हैं। समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ, चलें आगे। इतना क्लियर है?
बोलो बोलो। तो कह रहा है यहाँ पे हम क्या हो जाएंगे, अनपेड सेलर बन जाएंगे। ठीक है, सही है। एक बार मेरे को ओवरव्यू दे दो, कब कब बनते हैं, बोलो। जब पूरा का पूरा पैसा नहीं आया, जब कुछ पार्ट नहीं आया पैसे का, जब कोई चेक या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा डिसऑनर हो गया, या हमने उधारी पे माल दिया है और क्रेडिट पीरियड अभी एक्सपायर नहीं हुआ, बंदा इंसॉल्वेंट बन गया, या फिर क्रेडिट पीरियड हमारा एक्सपायर हो गया और बंदा इंसॉल्वेंट नहीं बना। क्लियर है, चल सकते हैं। हाँ, आ रहा है, नहीं, चले, आइए। अब मेन गेम यहाँ पे है बेटा, मेन गेम कहाँ पे है, यहाँ पे। कह रहा है क्या क्या राइट हैं, हाँ, एक अनपेड सेलर के, एक बेचारे के क्या क्या राइट हैं। बेचारा कौन, माल भी गया, पैसा भी नहीं आया, बंदा बेचारा ही तो है, पैसा दो यार उसका जब तुमने माल खरीदा है कि नहीं। तो कह रहा है क्या क्या राइट हैं एक अनपेड सेलर के। तो देखिए, दो तरीके से लॉ ने बोला है बेटा। कहता है राइट अगेंस्ट गुड्स और राइट अगेंस्ट बायर यानी पर्सन। एक तो राइट अगेंस्ट गुड्स है और एक है राइट अगेंस्ट पर्सन। पर्सन मतलब बायर, समझ में आया। राइट अगेंस्ट गुड्स क्या है, राइट ऑफ लियन, अभी पढ़ेंगे क्या होता है। इसका मतलब यह है कि मैं अपना सामान जाके वहां से उठा लूंगा कि भैया तू पैसे नहीं दे रहा तो मेरा सामान वापस कर, या मैं तेरे को सामान ही नहीं दूंगा। समझ में आया, समझ में आया। कह रहा है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ रीसेल। ये राइट हमें कैसे मिलते हैं बताओ, ये राइट कैसे मिलते हैं, राइट अगेंस्ट गुड्स, यानी यहां पे हम कब्जा कहां पे करेंगे, गुड्स के ऊपर। इनमें या तो लियन एक्सरसाइज करेंगे, या रास्ते में रोक देंगे, या हम उस गुड्स को और किसी को सेल कर देंगे अगर हमारे पोजीशन में होगा तो। आ रहा है या नहीं आ रहा। हम्म, ऐसा हो सकता है कि सामने वाले पे ओनरशिप चली गई लेकिन पोजीशन मेरे पास है, क्या ऐसा हो सकता है। ओनरशिप सामने वाले पे चली गई लेकिन पोजीशन मेरे पास है, बोलो, हो सकता है। अरे दो तरह की प्रॉपर्टी थी ना, ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी में ओनरशिप जाती है, स्पेशल प्रॉपर्टी में पोजीशन जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि मैंने ये आपके नाम पे कर दिया लेकिन अभी मेरे पास ही पड़ा हुआ है, मैंने बोला पैसे भी ले लिए, मैंने बोला ये आपका हो गया लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ है अभी, बोलो। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तो हो गया लेकिन ट्रांसफर ऑफ पोजीशन नहीं हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई हो लेकिन सामान अभी मेरे गोदाउन में ही पड़ा है। होता है या नहीं होता है, ऐसा बताओ। आप कोई सामान लेने जाते हो, आप बोलते हो भैया आप पैसे ले लो, सब कुछ सारा हिसाब बना दो, मेरा मेरा लड़का आएगा या कोई मेरा दोस्त आएगा वो सामान उठा के ले जाएगा। होता है या नहीं होता बताओ। हाँ जी, ऐसा होता है, तो ऐसा हो सकता है। तो उस केस में आप राइट टू रीसेल, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और लियन अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हो, वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। डन, आइए। और राइट अगेंस्ट द बायर क्या है, हम सूट फाइल कर सकते हैं किसके लिए, प्राइस के लिए। सूट फाइल कर सकते हैं किसके लिए, डैमेज के लिए, कि भैया तेरी वजह से अब मेरे को और किसी से खरीदना पड़ेगा तो वो महंगा मिलेगा, तो उस केस में मैं डैमेज लूंगा। सूट, और सूट फाइल कर सकते हैं इंटरेस्ट के लिए, या रिपोर्टिएट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, रिपोर्टिएट मतलब कैंसिल कर सकते हैं। तो आज आसान वाले पढ़ लें, ये वाले हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, बोलो। हाँ, या आज भारी वाले पढ़ा दूं, भारी कुछ भी नहीं है, सब इजी इजी है बहुत, है ना। बेचारे के राइट ही तो पढ़ने हैं, इसमें क्या डिफिकल्टी, बिल्कुल इजी है। आ जाओ। ये वहां से पढ़ाने हैं, इसमें बनाए नहीं है। आइए, वही पढ़ाने पड़ेंगे, आ जाओ। वो क्योंकि स्टडी मैथ से पढ़ने हैं इजी वाले। आ जाओ, पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम, राइट ऑफ लियन। एग्जाम्पल आप बाद में पढ़ना, वो एग्जाम्पल अनपेड सेलर को लेके ही है, वो मैंने आपको करा दिए सारे, है ना। जो जो सिनारियो होते हैं अनपेड सेलर को लेके वो मैंने करा दिए, एग्जाम्पल आप घर पे कर लेना। चले आगे।
आइए राइट ऑफ लियन पढ़ा देता हूं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट अगेंस्ट गुड्स का पहला पार्ट, जो क्या बोलता है, राइट ऑफ लियन। किसकी बात करता है, राइट ऑफ लियन की। तो सर लियन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, बताइए। गुरलीन मैम, लियन का मतलब, ये वर्ड, बिल्कुल ठीक बताया दीदी ने। लियन का मतलब है कब्जा करना। कब्जा करना मतलब वो जो गुड्स है उसको अपने कब्जे में ले लेना। डन। तो मैं एक अनपेड सेलर हूं, आप ऐसे एज्यूम करो मैं एक अनपेड सेलर हूं, मैंने आपके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, आपको ओनर बना दिया है, लेकिन मेरे को आपने पैसा नहीं दिया, तो मैं क्या करूंगा बताओ, मैं उस गुड्स को, जो मेरा गुड्स था जिसका पैसा आप मेरे को पे नहीं कर रहे, उसको अपने कब्जे में ले लूंगा। मैं बोलूंगा कि भैया ये गुड्स तेरे को नहीं मिलेगा जब तक तू मेरे पूरे पैसे नहीं दे देता। क्लियर है, क्लियर है। तो पहला राइट पढ़ रहे हैं, आइए। कह रहा है मीन्स राइट टू रिटेन द गुड्स, राइट टू retain the goods until the full payment is received, but that right of lien can once be exercised in 3 cases। कह रहा है इन 3 केसेस में ही आप क्या कर सकते हो, बोलो, राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, आइए पहला क्या है, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट स्टेपुलेशन ऑफ क्रेडिट, यानी माल आपने कैसे बेचा हो, कैश में बेचा। क्या पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, राइट ऑफ लियन। पहला केस देखा कि कब हम एक्सरसाइज करेंगे, जब हमने सेल कैसे करी हो, कैश में। डन। अगला बोलता है वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन द क्रेडिट बट क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड। सुनना, पहले बोल रहा है कि बस जब कैश में कराओ तब एक्सरसाइज कर सकते हो, दूसरे में बोल दिया भैया क्रेडिट में भी कर सकते हो, लेकिन वो क्रेडिट पीरियड क्या होना चाहिए, एक्सपायर होना चाहिए। तो ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर होगा तभी तो आप अनपेड सेलर बनोगे। अगर क्रेडिट पीरियड चल रहा होगा तो अब हम अभी अनपेड सेलर नहीं बन सकते। आ रहे समझ में, कब बनेंगे, जब वो या तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, आइए, कह रहा है वेयर द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। समझ में आया। तो कहने का मतलब है, कह रहा है जब या तो कैश में सेल करी हो और क्रेडिट में करी है तो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो जाना चाहिए, और अगर क्रेडिट पीरियड भी एक्सपायर नहीं हुआ तो वो बंदा क्या हो जाना चाहिए, इंसॉल्वेंट हो जाना चाहिए। उस केस में आप राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना अनुष्का मैडम, राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हो। दीदी कह रही है सर बिल्कुल लोरी सुना रहे हो आप, बहुत अच्छी नींद आ रही है। आइए सुनिएगा आप, कह रहा है सर्कमस्टांसेस अंडर विच राइट ऑफ लियन इज लॉस्ट। अब ऊपर क्या, ऊपर बताया कि राइट ऑफ लियन हम कब कब एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं बोलूं, जब हम अनपेड सेलर हैं तब हम राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर गुड्स हमारे कब्जे में है तो। समझ में आया। अगर गुड्स हमारे कब्जे से जा चुका है और वो बायर के पास है तो हम लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो गुड्स अब हमारे पास से जा चुका। क्लियर है या नहीं है, बताओ। आइए, तो कह रहा है सर्कमस्टांसेस अंडर विच राइट ऑफ लियन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, लॉस्ट हो जाएगा। यानी अब हम ये जो नीचे केसेस हैं इसमें राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। आ रहा है समझ में, लियन मतलब कब्जा, आ रहा है। आइए, कह रहा है व्हेन द सेलर डिलीवर द गुड्स टू द कैरियर और द अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। कह रहा है सेलर ने क्या करा बच्चे, डिलीवर कर दिया गुड्स किसे, किसी कैरियर वाले को या बेली को, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन, किसके पास जाने के लिए, बायर के पास, और हमने कोई राइट ऑफ डिस्पोजल भी रिजर्व नहीं रखा, यानी हमने उस गुड्स के ऊपर से कंट्रोल खो दिया। बोलो क्या आपके कंट्रोल में है अब। आपने क्या करा, गुड्स जाना था रेलवे से, आपने रेलवे रिसीट बायर के नाम पे कटवा दी और यहां से गुड्स चला भी गया। तो अब गुड्स कहां पे बताना, रेलवे कंपनी के पास, रेल डिपार्टमेंट के पास है ना। क्या आप वहां पे जाके कलेक्ट कर सकते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि आपने जो रेलवे की रिसीट है वो किसके नाम पे कटवाई है, बायर के नाम पे, तभी तो आप ये रिजर्व नहीं कर रहे अपना राइट ऑफ डिस्पोजल। कह रहा है विदाउट रिजर्विंग योर राइट ऑफ डिस्पोजल, और आपने सामान
भेज दिया, आपने कोई राइट ऑफ डिस्पोजल भी रिजर्व नहीं करा। राइट ऑफ डिस्पोजल कब रिजर्व करते हैं, कैसे पता चलता है कि हमने रिजर्व करा है, बताना। जब हम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अपने नाम पे रखें या अपने किसी एजेंट के नाम पे रखें, तो उससे ये होता है कि हमने जो राइट ऑफ डिस्पोजल है उसको क्या करा हुआ है, रिजर्व करा हुआ है, उसके नाम पे हमने रेलवे रिसीट नहीं काटी है। या हम जब अपने बैंक को इंटीमेट करते हैं कि इनका जो चेक है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब ऑनर हो जाएगा तब इनको आप सामान देना। पढ़े थे ना हमने केसेस, राइट ऑफ डिस्पोजल के केसेस पढ़े थे ना, याद है कुछ? तो कह रहा है हमने राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा और जो गुड्स है वो मेरे कंट्रोल से जा चुका है, तो उस केस में आप राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। क्या आपके आपके पास कब्जा रहा क्या, आप बताओ, आपके कंट्रोल में गुड्स रहा क्या? जब आपके पास गुड्स रहा ही नहीं, आपके पास उसका कब्जा ही नहीं रहा, तो राइट ऑफ लियन आप लीगली कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो? सर हम छीन लेंगे, वो लीगल वे नहीं है। क्लियर है? आगे चले। आपको पहला पॉइंट समझ में आया, कब राइट ऑफ लियन मेरा लॉस्ट हो जा रहा है, कब बताओ, कब बताओ? गुल्लीन मैडम यहां से पढ़ना है आपको, स्टडी मैट से भी मैं पढ़ाता हूं, अभी बंद कर दो, है ना, सारा ध्यान यहाँ पे। बताओ कब मेरा राइट ऑफ लियन लॉस्ट हो जा रहा है, पहला केस मैंने बता दिया, बताओ। जब मैंने गुड्स किसी को दे दिया, या तो कैरियर वाले को या बैली को, किस पर्पस के लिए, फॉर द ट्रांसमिशन पर्पस, फॉर द ट्रांसमिशन पर्पस, और मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल उसका रिजर्व नहीं करा, यानी मेरे पे अब कोई भी राइट नहीं है उस गुड्स को अपने कब्जे में रखने का, मैंने उस गुड्स के ऊपर से कंट्रोल खो दिया। तो आप कब्जा कर पाओगे, आप बताओ? लीगली कब्जा आप नहीं कर सकते, डन है, तो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। आ रहा है? ऐसा लग रहा है सबके फ्यूज उठ रहे हैं, आ जाओ। when the buyer or his agent lawful obtain the possession of the goods, lawfully obtain the possession of the goods, सही है? सुनिएगा, कह रहा है या तो बायर ने या एजेंट ने उस गुड्स का क्या कर लिया, पोजीशन में ले लिया। बायर कौन, जिसको हमने माल बेचा है, या उसके किसी एजेंट के पास अब गुड्स पहुंच चुका है। तो क्या आप राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर पाओगे? आप बोलो, क्या राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर पाओगे? क्यों? क्योंकि गुड्स आपके पास है ही नहीं। अब गुड्स किसके पास पहुंच गया बताओ, बायर के पास या उसके किसी एजेंट के पास, सही है? तो इस केस में भी आपका जो राइट ऑफ लियन है क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा बेटा केस स्टडी बना के, बोलेगा स्टेट द सर्कमस्टांसेस इन विच योर राइट ऑफ लियन इज लॉस्ट, फिर आपको ये सारे पॉइंट लिखने होंगे वहां पे। बताइए मैडम। एक मिनट रोक दूं, फिर बात करेंगे, है ना, वरना बेमतलब में कंटेंट। आइए अगला आ रहा है, व्हेन द सेलर वेव्स द राइट ऑफ लियन। सेलर ने क्या कर दिया बेटा, वेव कर दिया राइट ऑफ लियन। सेलर खुद बोल रहा है कि भैया मैं राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तू डर मत, पैसे दे दियो। क्लियर है? वो कह रहा है मैं जो गुड्स मैंने तेरे को बेचा है ना भाई, मैं उसको अपने कब्जे में नहीं लूंगा, तू डर मत, तू पैसे दे दियो। तो कह रहा है अगर आपने खुद जानबूझ के वॉलंटरली वेव कर दिया तो उस केस में भी आप राइट ऑफ लियन लॉस्ट कर देते हो। आया या नहीं आया? आ रहा है पक्का पक्का? हाँ, और धीरे धीरे पढ़ाऊं? आइए, कह रहा है व्हेन द बायर डिस्पोजेस ऑफ द गुड्स बाय द सेल, ध्यान से देखना है, कह रहा है व्हेन द बायर डिस्पोजेस ऑफ द गुड्स बाय द सेल और एनी अदर मैनर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर। आपको मैंने एक केस पढ़ाया था सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला, उसमें सेल कब मानी जाती थी? मैंने कोई सामान गुरलीन दीदी को दिया कि मैडम आप ये ले जाओ और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे इसको बेच लेना, तो सेल कब मानी जाती थी बताओ? मैंने 1 महीने के लिए दिया था, या तो वो टाइम एक्सपायर हो जाए तब, या दीदी ने कुछ ऐसा करा जिससे ये समझ में आया कि दीदी ने उसके ऊपर अपना ऑनरशिप दिखाई है, दीदी ने कुछ वो गुड्स किसी और को सेल कर दिया, दीदी ने उसको गिरवी रख दिया, तो उस केस में हम सेल मानते हैं। बताया था नहीं बताया था? हाँ, तो वही एज्यूम करके अगर आप ये समझो, उस केस में भी आप राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। मान लो मैंने दीदी को कोई गुड्स दिया कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेजूंगा, और दीदी ने उस गुड्स को आगे रीसेल कर दिया, दीदी ने क्या करा, आगे रीसेल कर दिया, तो मेरी तरफ से मान लिया जाएगा दीदी ने खरीद लिया,
और दीदी ने भी आगे भेज दिया, क्या दीदी का पोजीशन है, क्या मेरा पोजीशन है उस पे? आंसर इज नो। तो उस केस में भी राइट ऑफ लियन मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, मेरा जो राइट है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। क्लियर है? बोलो बोलो। देखो कह रहा है व्हेन द बायर, दोबारा से पढ़ रहा हूं ये वाली लाइन, व्हेन द, आ जाओ, कह रहा है व्हेन द बायर डिस्पोजेज ऑफ द गुड्स बाय द सेल, बायर ने क्या करा, गुड्स को डिस्पोज कर दिया, कैसे, सेल करके। मैंने दीदी को बेचा था सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, मैंने बोला था जब बिक जाए तो बेच देना वरना वापस भेज देना, दीदी ने आगे भेज दिया और किसी को, लेकिन दीदी मेरे पैसे भी नहीं दे रही, आगे से आया नहीं आया मेरे को उससे मतलब नहीं है, लेकिन दीदी मेरे पैसे नहीं दे रही, क्या मैं अब जिस ट्रू ओनर को इन्होंने बेचा उससे छीन के लाऊं गुड्स? लॉ बोलता है नहीं, आप नहीं ला सकते, उस केस में आपका राइट ऑफ लियन क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। आ रहा है? आइए, और इन एनी अदर मैनर विद द कंसेंट ऑफ सेलर, तो मेरी कंसेंट से ही सेल आउट हुआ था वो, हाँ वहीं पे रख देते। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, आइए बच्चों। कह रहा है वेयर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स, ध्यान से प्लीज, हैज बीन इश्यूड और केयरफुली ट्रांसफर्ड टू person as a buyer or the owner of the goods, and that person transfer the document by way of sale to a person who takes the document in the good faith for the consideration। क्या हुआ था बताना, क्या हुआ था बताना? एक बार दोबारा पढ़ो और बताओ क्या हुआ है इस केस में। पहले तो बता दो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है, ये सर समझ नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, पार्किंग की स्लिप, रेलवे रिसीट, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, हाँ, बिल ऑफ लेडिंग, बढ़िया, ये सब क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जिससे जाके आप कोई सामान किसी और के कब्जे से छुड़ा के अपने कब्जे में कर लेते हो। सिंपली अगर मैं बोलूँ पार्किंग की स्लिप भी ऐसे ही काम करती है, मैं अगर कहीं पे गाड़ी खड़ी करके आ जाऊँ और आपको स्लिप दे दूँ तो आप जाके वहाँ से निकाल सकते हो, चाबी आपके पास होनी चाहिए। हाँ, तो कह रहा है अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मैंने इशू करा था, केयरफुली ट्रांसफर कर दिया था किसी ऐसे पर्सन को, किसी बायर को या किसी ऑनर को गुड्स के, है ना, और उसने उसे क्या कर दिया, फर्दर ट्रांसफर कर दिया और किसी को, या तो सेल के तरीके से या किसी और तरीके से, तो उस केस में भी मैं राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मेरा जो राइट ऑफ लियन है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो बेटा 5 केसेस हमने पढ़े जहां पे हमारा राइट ऑफ लियन क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। अगर ये 5 केसेस नहीं हो रखे तो हम राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सीन यही बनेगा कि गुड्स हमारे कब्जे में है, तब हम राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे इस वाले केस में अगर मैं सीन बना दूं कि भैया जो मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल है उसको रिजर्व करा हुआ था, राइट ऑफ डिस्पोजल को मैंने रिजर्व करा हुआ था, तो मैं राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता हूं। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है? आइए एग्जाम्पल सॉल्व करिए, आपके लिए है, जब तक मैं अपनी चाय की चुस्कियां लेता हूं। आइए आपके लिए एग्जाम्पल है ये, चीयर्स मैडम। चलो एग्जाम्पल है, प्लीज पढ़िए। सर हम क्यों पढ़े, हमने आपको पैसा दिया है, आप पढ़ो। आ जाओ मैं पढ़ता हूं। स्टेट वेदर ए राइट ऑफ लियन कैन बी एक्सरसाइज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। आपको बताना है क्या राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहला देखिए, कह रहा है एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर रुपीज 10,000 विदाउट एनी स्टेपुलेशन एज टू क्रेडिट एंड द प्राइस रिमेन अनपेड। कर सकते हैं? क्रेडिट का कोई स्टेपुलेशन नहीं है, यानी क्रेडिट पे माल नहीं बेचा है, कर सकते हैं? बोलो बोलो, आंसर देख लो। किसी को समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन? आ जाओ आ जाओ, दोबारा पढ़ता हूं क्वेश्चन, देखो। कह रहा है एक्स ने सोल्ड करा गुड्स वाई को, कितने रुपए का बेटा, 10,000 का, और उसने कुछ क्रेडिट के बारे में नहीं बोला। जब क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोला जाता तो ये माना जाता है कि कैसे सेल हुई है, कैश में, है ना। और कह रहा है प्राइस रिमेन अनपेड,
क्या हम लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं? आंसर इज यस। क्यों? और कोई फैक्ट हमें नहीं बताया, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि पोजीशन अभी हमारे पास है। आ रहा है? अगला देखिए, कह रहा है एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन ए क्रेडिट ऑफ 1 मंथ एंड द पीरियड ऑफ क्रेडिट हैज बीन एक्सपायर। कर सकते हैं? अनपेड सेलर बन गया, कर सकते हैं। कह रहा है एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर रुपीज है भैया, ये एम नहीं है, फॉर रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 1 मंथ एंड वाई बिकम इंसॉल्वेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ क्रेडिट। कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? अनपेड सेलर हम बन गए हैं। रीजन बिहाइंड इट कि इंसॉल्वेंट हो गया और क्रेडिट पीरियड अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। आगे आइए, फोर्थ पढ़िए। कह रहा है एक्स ऑफ दिल्ली सोल्ड गुड्स टू वाई ऑफ बॉम्बे फॉर रुपीज कितने का? 10,000 का, एंड डिलीवर्ड द सेम टू द रेलवे फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। द रेलवे रिसीट वाज टेकन इन द नेम ऑफ वाई एंड सेंट टू वाई। लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर क्वेश्चन समझ में आया? पहली बात तो ये है। कशिका मैडम, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कर सकते हैं राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हमने किसी और के नाम पे इशू करा हुआ है और उससे ये पता चल जाता है कि हमने राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व नहीं रखा, और उस केस में हम लॉस्ट कर देते हैं अपना लियन का राइट। आ रहा है? चले अगला। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर रुपीज 10,000 एंड वाई वाइज एजेंट, वाई का एजेंट लॉफुली टुक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? गुड्स कहां पहुंच गया? वाई के एजेंट के पास, यानी बायर के हाथ में पहुंच गया है। आगे आइए, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर रुपीज 10,000 एंड एक्सप्रेसली वेव्ड हिज राइट ऑफ लियन। कर सकते हैं? राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसने जानबूझ के क्या कर दिया? वेव कर दिया उस राइट को। अगला, एक्स सोल्ड 10 टन ऑफ व्हीट टू वाई फॉर रुपीज कितने का? 10,000 का। ध्यान से, वाई रीसोल्ड द 10 टन ऑफ व्हीट आउट ऑफ 8 टन बेच दिया आउट ऑफ 10 टन to the Z. Y instructed X to deliver the 8 ton of wheat to Z and Y then become insolvent. क्या होगा इस केस में? बताइए। एक्सरसाइज कर सकते हैं? दोबारा पढ़ता हूं क्वेश्चन, दोबारा आपकी स्क्रीन पर। X sold 10 टन ऑफ wheat to Y कितने का? 10,000 का, and Y resold the 8 ton of wheat out of the 10 ton to Z. X ने Y को बेचा, Y ने Z को बेच दिया, लेकिन पूरा नहीं बेचा। कितना बेचा? आधा, मतलब 8 टन। कह रहा है Y इंस्ट्रक्टेड X to deliver the 8 ton of wheat to the Z. इंस्ट्रक्शन आ गई है कि भैया Z को भेज दो, and Y then become insolvent. क्या राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं? अभी इंस्ट्रक्ट करा है, नहीं है, ये आंसर देख लेते हैं। राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज हो जाएगा। हो जाएगा? बोलो बोलो। देखो, कह रहा है एक्स कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन ओनली 2 टन ऑफ व्हीट एंड नॉट अगेंस्ट द 8 टन ऑफ व्हीट। रीजन बिहाइंड इट? हाँ, कंसेंट आ गई थी। आइए देखिए, यहां पे ये समझने वाली बात है, यहां पे देखिएगा। कह रहा है 10 टन थे, 10 टन में से हमने कितना बेच दिया बेटा? 8 टन, और उसमें से वाई ने जेड को बेच दिया कितना? हमने यार, एक्स ने वाई को बेचा 10, और 10 में से 8 वाई ने किसको बेच दिया? जेड को। जब हमने उसको बेचने दिया, इसका मतलब हमने क्या कर दिया? उसे अपनी कंसेंट दे दी कि तू भैया आगे बेच ले, और वाई ने हमें इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भैया डिलीवर कर दो 8 टन व्हीट टू द जेड। सही है? इंस्ट्रक्शन देने के बाद डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमारी ड्यूटी ये बनती है कि अगर उसने बोल दिया तो हमें डिलीवर करना है। डन? क्योंकि हमने तो उसे बेच दिया था ना 10। डन?
तो कह रहा है वाई देन बिकम इंसॉल्वेंट, और उसके बाद वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो बताना क्या जेड ने पैसा दिया होगा? अगर नहीं भी दिया क्या जेड पैसा देगा? हाँ जेड पैसा देगा। तो जब जेड एक ट्रू ओनर है, एक ऑनेस्ट ओनर है, तो उस केस में हम जेड को 8 टन देंगे और हम लियन कितने पे एक्सरसाइज करेंगे? रिमेनिंग 2 टन्स पे। आ रहा है? आगे आइए। X of Delhi sold some goods to buy of Mumbai and took the railway receipt in his own name and sent the railway receipt to his agent. लियन एक्सरसाइज हो जाएगा? हो जाएगा क्या? तो ये वाला आपको रिवाइज करना है। जब आप करोगे, यहाँ पे आपने गलत आंसर दिया अभी तक, बाकी सब में सही था। 8 बताइए। 8 पढ़ूं दोबारा? कह रहा है एक्स दिल्ली, एक्स जो दिल्ली का रहने वाला है, उसने सोल्ड करा है गुड्स वाई को मुंबई में जो रहता है, टुक द रेलवे रिसीट इन हिज ऑन नेम। उसने जो रेलवे रिसीट है वो अपने नाम पे कटवाई है, और कह रहा है एंड सेंड द रेलवे रिसीट टू हिज एजेंट, और जो रेलवे रिसीट है वो उसने अपने एजेंट को दी है। लियन एक्सरसाइज हो सकता है? नहीं, क्यों? लियन एक्सरसाइज हो सकता है? हो सकता है। नहीं किसने बोला? क्यों नहीं मैडम? वाई के नाम पे कहाँ ट्रांसफर करी? रेलवे रिसीट अपने नाम पे है, अपने नाम पे कटवाई है और अपने ही एजेंट को दी है ना भाई? बोलो। हाँ, आंसर पढ़ दूं? आ जाओ, आंसर है आपके लिए। यस, बिकॉज द सेलर इज डीम्ड टू हैव रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स बाय सेंडिंग द रेलवे रिसीट टू हिज ऑन एजेंट। अगर हमने अपने नाम पे रेलवे रिसीट कटाई है और अपने ही किसी एजेंट को भेजी है, तो ये माना जाएगा हमने रिजर्व करा है राइट ऑफ डिस्पोजल। क्लियर है? 9 देख लीजिए। कह रहा है एक्स ऑफ दिल्ली सोल्ड सम गुड्स टू वाई, ध्यान से प्लीज, ऑफ बॉम्बे एंड टुक द रेलवे रिसीट इन द नेम ऑफ वाई। इस बार किसके नाम पे रेलवे रिसीट? वाई के नाम पे। एंड इट वाज सेंट बाय द एक्स टू हिज एजेंट। लेकिन उसने रेलवे रिसीट किसके एजेंट को दे दी? अपने एजेंट को। बताइए यहां पे क्या होगा? लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं? दोबारा देखो। कह रहा है एक्स ऑफ दिल्ली सोल्ड गुड्स टू वाई ऑफ मुंबई एंड टुक द रेलवे रिसीट इन द नेम ऑफ वाई। किसको बेचा माल? वाई को। और जो रेलवे रिसीट है वो भी किसके नाम पे कटी है? वाई के, यानी बायर के। कह रहा है एंड इट वाज सेंट बाय एक्स टू हिज एजेंट, और ये इसने सेंड कर दी अपने एजेंट को। सेलर के एजेंट के नाम, सेलर के एजेंट के हाथ में रिसीट है, लेकिन जो रिसीट है वो किसके नेम पे कटी हुई है? बायर के। क्या होगा? लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं? कर सकते हैं अनुष्का मैडम? वहां पे पढ़ रही है दीदी, तुम अपना देखो। कर सकते हैं? कितने लोग कह रहे हैं लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं? 3 लोग। बाकी सब? मिहिर? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि रेलवे रिसीट बायर के नाम पे कटवा दी है, तो इससे ये पता लग जाता है कि हमने राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा है। आइए 9 पढ़िए। कह रहा है यस, बिकॉज द सेलर इज डीम्ड टू हैव रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल बाय सेंडिंग द रेलवे रिसीट टू हिज ऑन एजेंट। अभी किसके कब्जे में है रेलवे रिसीट? एजेंट के। एजेंट क्या बोलेगा? पहले पैसा, फिर रेलवे रिसीट। बोलो, आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये ऐसे घुमाया जाएगा आपको। मैडम नहीं है ये वाला? सुनो, अब ये वाला आपने गलत बताया है और आपने 7th गलत बताया था, है ना? तो इसको हमेशा आप रिवाइज करोगे जब राइट ऑफ लियन आप रिवाइज कर रहे होगे तो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपका दिमाग घूमा, बाकी सब क्लियर था। डन। ये 2 एग्जाम्पल मेन थे, इसकी वजह से सारे पढ़ाने पड़े। क्लियर है नहीं है? दोनों की जस्टिफिकेशन आपको ठीक लग रही है? किसी की कोई दो राय तो नहीं है इसमें कि सर ऐसा होना चाहिए? हाँ, आइए चलें। अब कह रहा है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अगला राइट है। अगला राइट क्या है बेटा?
कह रहा है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। हम क्या करेंगे, गुड्स हमारे पास से निकल गया, गुड्स हमारे पास से निकल गया और वो अभी किसी ट्रॉली में, किसी ट्रैक्टर में, किसी टाटा 407 में जा रहा है, डन, रास्ते में है, अभी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा है और हमारे पास खबर आती है, क्या बताओ, कि जो तेरा बायर है ना भाई, वो ना अब इंसॉल्वेंट हो गया है। हाँ, तो हमें पता चल गया इंसॉल्वेंट हो गया, हम कौन बन गए, बोलो, हम कौन बन गए, अनपेड सेलर। हाँ, लेकिन हम अनपेड सेलर तो बन गए, लेकिन हमारे पास गुड्स भी नहीं है। गुड्स कहाँ है, रास्ते में। तो मैं फोन मारूंगा कैरियर को और बोलूंगा भैया ये जो गुड्स रास्ते में है ना, वहीं का वहीं रोक दो, अभी लेके मत जाओ। सही है, तो मैं ये राइट एक्सरसाइज कर लूंगा और गुड्स को अपने पास वापस मंगवा लूंगा, या रास्ते में ही कहीं रोक दूंगा, वहां से उसकी और कहीं डिलीवरी कर देंगे और किसी को सेल कर देंगे। आ रहा है समझ में, आइए। कह रहा है दिस राइट मीन्स द राइट टू स्टॉपिंग गुड्स वाइल दे आर इन ट्रांजिट। समझ में आया, आया नहीं आया। कह रहा है रीगेन दी पोजीशन और एंड रिटेन देम टिल द ऑल प्राइजेस, ऑल है भैया ये, टिल द ऑल प्राइजेस पेड। क्या कह रहे हैं हम, बोलो, हम कर रहे हैं रीगेन कर रहे हैं पोजीशन। रीगेन क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि पहले पोजीशन मेरे पास था, अब वो मैंने ट्रॉली में डाल दिया या ट्रक में डाल दिया, वहां से गुड्स निकल गया, मैं दोबारा से पोजीशन अपने पास मंगा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, रीगेन करना पोजीशन, है ना, रीगेन करना, या रिटेन देम टिल ऑल द प्राइजेस पेड। और उसे रीगेन करने के बाद मैं रिटेन भी करूंगा जब तक मेरा पूरा प्राइस पे ना हो जाए। समझ में आया, तो ये एक अलग सर्कमस्टांसेस है जिसमें गुड्स हमारे पास से चला जाएगा और वो ट्रांजिट में होगा, उस केस में हम गुड्स को वहीं रोक देंगे और रीगेन कर लेंगे पोजीशन। समझ में आया, आइए पढ़ते हैं। क्या नाम है इसका, कौन सा राइट है ये, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। हाँ, आ रहा है समझ में, तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला है, RST कैन बी एक्सरसाइज इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। बताना ये कब कब आप करोगे, कब एक्सरसाइज करोगे, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब लगेगा, जब गुड्स ट्रांजिट में होगा तभी तो लगेगा, अदरवाइज मेरे पास है तो मैं लियन एक्सरसाइज करूंगा ना यार, और उसके पास है तो कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अब तो उसके पास पहुंच गया, तो फिर मैं सूट करूंगा प्राइस के लिए, सूट फाइल करूंगा प्राइस के लिए, डैमेज के लिए कैंसिल करूंगा कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो, आ रहा है, आइए। कह रहा है कैन बी एक्सरसाइज, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, पहली क्या है, द सेलर मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स, दैट इज गुड्स आर विद द कैरियर। सुनिएगा इस लाइन का मतलब क्या है, कह रहा है सेलर मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स, यानी सेलर ने गुड्स का जो पोजीशन है वो अपने पास से छोड़ दिया है, उसके पास से जो गुड्स है वो जा चुका है, और गुड्स आर विद कैरियर। गुड्स कहां पे है, किसी गुड्स कैरेजेस कंपनी के पास है, यानी उसके किसी ट्रक में, लॉरी में, या उसके किसी व्हीकल में है और वो जा रहा है। समझ में आया, देखिएगा, एंड गुड्स मस्ट बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट, और गुड्स पहुंचा भी नहीं है, कहां पे है अभी, ट्रांजिट में है, एंड द बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट। ये बेटा सिर्फ एक ही केस में लगता है, जब मेरा बायर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। समझ में आया, मेरे पास खबर आती है कि जो भाई तेरा बायर है ना, वो अब इंसॉल्वेंट हो गया, मरा नहीं है, क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। समझ में आया, आइए पढ़े 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 आगे, आ रहा है समझ में, आइए। अब सुनिए, कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट किस चीज को बोलोगे आप, कब हम ऐसा मानेंगे कि जो सामान है वो कहां पे है, ट्रांजिट में है। कहता है गुड्स आर डीम्ड टू बी इन ट्रांजिट, कह रहा है चाहे कुछ भी हो हम उसे मान लेंगे कि वो ट्रांजिट में है, कब, कह रहा है फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द कैरियर और अदर वैली, and for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent in that behalf take the delivery of the goods, take the delivery of the goods। समझ में आया,
कब मान लेंगे ट्रांजिट में है, बोलो, अरे बोलो। जब मैंने गुड्स को डिलीवर कर दिया, और वो मैंने किसको कराया, या तो किसी कैरियर वाले को या किसी अदर वैली को, और वो लेके जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन के पर्पज से। कहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है उसका, बायर के पास। अंटिल द बायर और एजेंट, अगर बायर या उसके किसी एजेंट ने गुड्स ले लिया तो क्या ट्रांजिट में माना जाएगा, बोलो, नहीं माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक वो बायर या उसके किसी एजेंट के पास नहीं पहुंचेगा, तब तक हम उस गुड्स को क्या मानेंगे कि वो ट्रांजिट में है। समझ में आया? और मेरे पास से वो निकल चुका है, मेरे पास से निकल चुका है, इसका एविडेंस क्या है, कैरियर वाले के पास है या किसी अदर वैली के पास है। अरे हाँ, तो इस केस में हम ये बोलेंगे कि गुड्स कहाँ पे है बेटा, ट्रांजिट में है। चलें आगे, आइए। कह रहा है द कैरियर मस्ट होल्ड द गुड्स इन द कैपेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन एंड नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट ऑफ बायर और सेलर। कह रहा है जो गुड्स कैरेजेस कंपनी है, उसका जो भी बंदा हमारा सामान लेके जा रहा है, वो किस कैपेसिटी में लेके जा रहा है, बताओ सामान, वो मेरे एजेंट की तरह काम कर रहा है, अरे बोलो, वो मेरे किसी एजेंट की तरह काम कर रहा है, नहीं, वो मेरा बंदा है ही नहीं, उसका तो काम है बस सामान को यहाँ से उठाना, वहां पे पहुंचाना। क्या वो बायर के एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्या वो बायर के एजेंट की तरह काम कर रहा है, आंसर इज नो। तो उस केस में ही हम ये मानेंगे कि गुड्स कहाँ पे है, ट्रांजिट में है। अगर सुनिएगा ध्यान से, अगर वो बंदा एज ए बायर के एजेंट की तरह काम कर रहा है, यानी सामान उठाने कौन आया था हमारे पास, बायर का कोई एजेंट आया था, तब हम राइट ऑफ स्टॉपेज नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर वो बायर के एजेंट के पास गया तो ये मान लिया जाएगा पोजीशन बायर के पास ही चला गया है। समझ में आया, सिग्निफिकेंस समझ में आया गेम। और अगर मेरे किसी एजेंट के पास है तो मैं क्या करूंगा, लियन एक्सरसाइज करूंगा, तो वो ट्रांजिट में माना ही नहीं जाएगा। ट्रांजिट में कब माना जाएगा, जब मेरे पास से चला गया, यानी किसी अदर बंदे के पास है और उसके पास भी नहीं पहुंचा, तब ट्रांजिट एक्सरसाइज होगा। और पता लगा, खबर आई कि तुम्हारा जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। चलें आगे, आइए। कह रहा है जो कैरियर है उसने किस कैपेसिटी में होल्ड कर रखा है, ना तो वो बायर का एजेंट है ना तो वो सेलर का एजेंट है, बिकॉज इफ द कैरियर कैरीज if the carriers hold the goods as the agent of the seller not exercise the RST because he can exercise the lien। समझा दिया ये मैंने, बोलो बोलो, अगर मेरे एजेंट की तरह उसने सामान, जो ट्रक वाला है वो मेरा ही एजेंट है, तो मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्यों एक्सरसाइज करूंगा, मैं तो लियन एक्सरसाइज करूंगा कि भैया लिया मोड़ के रास्ते में मत रोक। आया या नहीं आया समझ में? कह रहा है और अगर इफ द कैरियर होल्ड द गुड्स एज एन एजेंट ऑफ द बायर, उसने बायर के एजेंट की तरह होल्ड करा हुआ है, तो वहां पे आरएसटी का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। पूछो क्यों, ये मान लिया जाएगा कि डिलीवरी बायर को ही हो गई है, वो हमारे पोजीशन में अब रहा ही नहीं, वो कैरियर वाले के भी पोजीशन में नहीं रहा, क्योंकि कैरियर वाला उसी का बंदा है। आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो, कह रहा है नो क्वेश्चन अराइज ऑफ द आरएसटी बिकॉज द गुड्स हैज बीन लॉफुली डिलीवर्ड टू दी बायर। तो अगर उसके किसी एजेंट के भी पास है तो ये मान लिया जाएगा कि वो लॉफुली डिलीवर हो गया है, किसको, बायर को। आ रहा है बच्चों, नहीं सर कुछ नहीं आ रहा, आ रहा है। तो दो राइट पढ़े हमने, पहला कौन सा, राइट ऑफ लियन, दूसरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में हमने पढ़ा कब ट्रांजिट में माना जाएगा, कब ये हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ट्रांजिट में कब माना जाता है, जब किसी कैरियर वाले के पास है या अदर वैली के पास है, हमारे पास से चला गया और एजेंट ने अभी रिसीव नहीं करा, ना उसके बायर ने रिसीव करा है ना उसके किसी एजेंट ने रिसीव करा है। अगर मेरा एजेंट लेके जा रहा है सामान तो मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं करूंगा, उस केस में मैं लियन एक्सरसाइज करूंगा। अगर उसका एजेंट लेके जा रहा है तो कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, ये मान लिया जाएगा कि उसके पास पहुंच गया तो किसी का पोजीशन है ही नहीं, ये लॉफुली डिलीवरी मान ली जाएगी, बायर के पास पोजीशन पहुंच चुका है। क्लियर है, हाँ, चले आइए। देखो, कह रहा है केसेस वेयर द राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट लॉस्ट। क्या होगा अब, बोलो, ये वाला राइट भी हमारा लॉस्ट हो जाएगा इन केसेस में, हम ये वाला भी राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। देखो पहला क्या कह रहा है, इफ द बायर और हिज एजेंट ऑब्टेन द डिलीवरी बिफोर द डेस्टिनेशन, रास्ते में से ही उठा लिया, ट्रक जा रहा था ट्रक ही उठा लिया, मनी हीस्ट देखिए आपने, वो पूरा वो उठा लेते हैं। तो आपका माल था, बायर के पास जा रहा था, कोई बेचारा कैरियर वाला लेके जा रहा था, गाड़ी चल रही थी, पीछे कंटेनर था,
गाड़ी चलती गई, कंटेनर गायब हो गया। कंटेनर कहाँ पहुंच गया? बायर उठा के ले गया। अब क्या स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप लगा पाओगे? आप बताओ, ट्रांजिट में है ही नहीं, बायर के पास पहुंच गया। तो कह रहा है, सुनना, कह रहा है इफ द बायर और इज एजेंट ऑब्टेन द डिलीवरी बिफोर द डेस्टिनेशन, बीच में आया उठा के ले गया, लग पाएगा? बताओ, प्रैक्टिकली सोचो आप, नहीं लग पाएगा। चले, तो हमारा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इस केस में क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। आगे आइए, इफ आफ्टर द अराइवल द कैरियर नॉलेज टू द बायर टू होल्ड द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। सुनना, जो गुड्स कैरेजेस कंपनी वाला बंदा था वो उसके डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, बायर को उसने फोन मारा कि भैया आपका सामान आ गया, उठा लो। बायर ने बोला मैं तेरे को 500 रुपये दूंगा, उसकी हिफाजत कर, कोई उठा के ना ले जाए। किसको बोला उसने? कैरियर वाले बंदे को। तो वो क्या कर रहा है? अब उसकी देखभाल कर रहा है। अब वो देखभाल कैसे कर रहा है? एज एन एजेंट ऑफ द बायर। तो उस केस में भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लग पाएगा। अब अगर आप कैरियर वाले को फोन मारोगे, वो बोलेगा मैंने तो डिलीवरी दे दी, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कहाँ लग पाएगा? बताओ, बोलो बोलो, लग पाएगा क्या? तो यहाँ पे ये कंडीशन जरूरी है, अराइवल हो जाना चाहिए इस केस के लिए। सही है? आगे आइए, वेयर द सब सेल बायर विद द सेलर कंसेंट। बायर ने क्या करा इस बार? रास्ते में ही था माल, माल कहाँ पे हमारा? रास्ते में ही है। बायर का वहां से फोन आया, भैया आपने माल निकाल दिया क्या? मैंने कहा हाँ हाँ भैया माल तो निकाल दिया। कह रहा है मैं ना इसे आगे सेल कर रहा हूँ मिहिर को। मैंने कहा हाँ भेज दो, मिहिर के यहाँ भिजवा देंगे। उसने मिहिर को भेज दिया, रास्ते में ये माल, लेकिन माल की ओनरशिप अब किस पे चली गई? मिहिर के पास। क्या मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता हूँ? आंसर इज नो। क्यों? मेरी कंसेंट के साथ वो माल उसने किसी और बायर को भेज दिया। समझ में आया? हाँ, समझ में आया? आइए, if the document regarding the goods transferred to the third party in the good faith, कह रहा है, सुनना, जो डॉक्यूमेंट है गुड्स के रिगार्डिंग वो हमने ट्रांसफर कर दिया किसे? किसी थर्ड पार्टी को इन गुड फेथ में। इस बार क्या हुआ है बताओ, फोर्थ वाले में? माल रस्ते में, जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है वो मैंने किसी और थर्ड पार्टी के नाम का बनाया है, और गुड फेथ में उसको माल मैंने ट्रांसफर कर दिया, यानी वो खरीद रहा होगा हमसे माल। डन। तो उस केस में भी हम राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगा पाएंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है? अभी बुक से पढ़ेंगे, स्टडी मैट से, तो और क्लियर हो जाएगा। चले, आइए, नोट पढ़ो। कह रहा है दैट द सबसेल और द प्लेज बाय द बायर, the unpaid seller right of lien and the right of stoppage is not affected by the sale or the other disposition of the goods by the buyer। किसी को नोट समझ में आया? सर हम समझ ही नहीं रहे, कैसे आएगा बताओ प्लीज। दोबारा पढ़ूं? आराम आराम से पढ़ते हैं, आ जाओ। कह रहा है दैट, नोट है बेटा ये, कि दैट सबसेल और द प्लेज, सबसेल और प्लेज बाय बायर टू द अनपेड सेलर, यही लिखा है ना, यहाँ पे कॉमा आएगा यार, है ना? कह रहा है सबसेल और प्लेज बाय द बायर द अनपेड सेलर राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इज नॉट अफेक्टेड by any sale or other disposition of the goods by the buyer। क्या बोला बताना? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। मैं बताऊं? कह रहा है कि अगर आप कोई सेल, यानी जो बायर है वो कोई सेल या प्लेज कर रहा है उस गुड्स को बिना हमारी कंसेंट के, तो हमारा राइट ऑफ लियन और हमारा जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो अफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखो, सबसेल मेरी कंसेंट के साथ हुई थी ना, सबसेल विद द कंसेंट ऑफ द सेलर। आ रहा है समझ में? यहाँ सेकंड थर्ड पॉइंट में सबसेल कैसे हुई थी? विद द कंसेंट ऑफ द सेलर। तो कह रहा है अगर मेरी कंसेंट के बिना आपने सबसेल करा या प्लेज करा,
तो मेरा राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट अफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? अगर मेरी कंसेंट से कराए तो अफेक्ट हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चले, आइए एक्सेप्शन देखते हैं। आइए प्लीज। कह रहा है इसके एक्सेप्शन है, किसके एक्सेप्शन? बोलो बोलो। इस नोट के एक्सेप्शन पगलो। किसके एक्सेप्शन? नोट के एक्सेप्शन। देखो कह रहा है वेयर द सेलर कंसेंट ऑब्टेन बाय द बायर, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? स्टॉपेज इन ट्रांजिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो। नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कंसेंट दे दी, बेच दे भाई, तो मैं क्यों करूंगा फिर राइट ऑफ स्टॉप एंड ट्रांजिट? क्यों करूंगा? मेरी कंसेंट से बेचा था ना, तो फिर राइट ऑफ स्टॉप एंड ट्रांजिट मेरे को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? आइए, कह रहा है वेयर ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैज बीन इश्यूड एंड लॉफुली ट्रांसफर टू द बायर और द बायर ट्रांसफर इट बाय द सेल टू द थर्ड पार्टी फॉर द गुड फेथ। इस बार सेकंड वाला वही है कि हमने रिजर्व नहीं करा राइट ऑफ डिस्पोजल, और जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है किसके नाम पे इशू कर दिया? बायर के नाम पे, और बायर ने उसे ट्रांसफर कर दिया किसी और को। सही है? तो उस केस में भी मेरा जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है और जो राइट ऑफ लियन है वो अफेक्ट कर जाएगा, मैं उसे यूज नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया? चले आइए, राइट अगेंस्ट गुड्स का लास्ट पॉइंट है क्या? बोलो बोलो। फिर राइट ऑफ बायर आ जाएगा, है ना? आइए, राइट अगेंस्ट गुड्स का लास्ट पॉइंट है, चैप्टर खत्म हो रहा है। आइए 1 घंटे में, आइए 1 घंटा भी नहीं हुआ हमें शायद। राइट ऑफ, ज्यादा नहीं हुआ यार, राइट ऑफ रीसेल, ज्यादा नहीं हुआ। राइट ऑफ रीसेल ये क्या होता है? बोलो। अबे लियन एक्सरसाइज करके क्या अपने पास रख के अचार डालोगे गुड्स का? हाँ बोलो। या ट्रांजिट स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके वहीं पे गुड्स उगा दे, धरती खोद अंदर डाल, अगले जन्म में आऊंगा तब निकाल के ले जाऊंगा, क्या करोगे आप? सेल तो करोगे ना। तो राइट ऑफ रीसेल भी है आपके पास। अगर आप लियन एक्सरसाइज कर लेते हो स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यानी रीगेन कर लेते हो पोजीशन उसका, तो आप बेच सकते हो उसको, अगर वो सामने वाला बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा है तो। चले आइए, कह रहा है एन अनपेड सेलर कैन रीसेल द गुड्स इन द फॉलोइंग 3 सर्कमस्टांसेस। कह रहा है वेयर द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। गुड्स कैसा है? पेरिशेबल नेचर का है, सामने वाला पैसे नहीं दे रहा, रखे रखे गुड्स खराब हो रहा है, रास्ते में लियन एक्सरसाइज कर लिया, मेल्ट हो जाएगा केक हमारा, तो हम क्या करेंगे? और किसी को बेच देंगे। होता है ऐसे। आप एडवांस भी दे के चले जाओ चाहे केक वाले के पास, अगर आप टाइम पे लेने नहीं जाओगे ना तो वो किसी को बेच सकता है। आपका एडवांस आपको चाहे वापस दे दे, चाहे वो फॉरफिट कर ले। सही है? आइए, वेयर द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट ऑफ रीसेल इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन मेकिंग द पेमेंट। क्या कह रहा है? अगर सेलर ने क्या कर दिया? एक्सप्रेसली रिजर्व करा है, यानी हमने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया कि अगर आप भैया पेमेंट में कोई डिफॉल्ट करोगे तो हम माल और किसी को बेच देंगे, तो हम राइट ऑफ रीसेल एक्सरसाइज कर लेंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? एंड कह रहा है वेयर अनपेड सेलर एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एज ए रिजल्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेटेड बट द सेलर विल हैव द राइट टू क्लेम दी डैमेजेस। सही है? तो कह रहा है अगर वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करवा रहा है, सुनना ध्यान से, अगर वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करवा रहा है, कहने का मतलब है मैंने राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर लिया या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर लिया, और बाद में मेरा बायर रोते रोते हुए आता है कि कोई बात नहीं, पहले पैसे नहीं थे, आज मैं पैसे दे दूंगा, मेरे को दे दो, तो मैं उसको सेल कर सकता हूँ। या मैं किसी बाहर वाले को भी सेल कर सकता हूँ। मैंने ये दोनों एक्सरसाइज कर लिया तो गुड्स मेरे पास आ गया, मैं किसी बाहर वाले को बेच दूंगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? लेकिन मैं सामने वाले से डैमेज क्लेम कर सकता हूँ। डैमेज हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो उसकी वजह से जो मेरे को लॉस होगा मैं उससे ले सकता हूँ कैंसिल करवा के कोर्ट के थ्रू। आ रहा है या नहीं आ रहा? वो राइट अगेंस्ट पर्सन में पढ़ेंगे। हाँ आ रहा है? चलें आगे, बोलो। हाँ सुनना अब, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। कह रहा है इफेक्ट ऑफ रीसेल विद और विदाउट नोटिस, दैट इज सेल विद और विदाउट नोटिस अंडर सेक्शन दिस। हम क्या कर रहे हैं? रीसेल कर दे रहे हैं गुड्स को बिना बायर को बताए या बायर की नोटिस में
डाल के। सही है, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। डन, सही है। आ जाओ, ध्यान से देखना आप, छोटा कर दूं थोड़ा सा, पूरा आ जाएगा ये। चले, आइए, दिख रहा है आपको या जूम ही कर दूं? चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखना, इफेक्ट ऑफ रीसेल है विद और विदाउट नोटिस। किसके नोटिस में डाले बिना? हाँ, बायर के। देखो, कह रहा है राइट क्या है, अनपेड सेलर का राइट है टू रिकवर द लॉस ऑन द सेल। अनपेड सेलर क्या करेगा? रिकवर कर सकता है लॉस किसके ऊपर? सेल के ऊपर। कौन सी सेल के ऊपर? जो वो रीसेल कर रहा है, अब उस पे लॉस हो सकता है। अरे मैंने दीदी से कॉन्ट्रैक्ट करा था कि मैं आपको फोन दे दूंगा अपना 60,000 में। दीदी ने बोला ठीक है सर 60,000 में मैं ले लूंगी। दीदी ने फोन ले लिया, यूज करा, पैसे दिए नहीं। ठीक है, मैंने लियन एक्सरसाइज कर लिया, स्टॉपर एक्सरसाइज कर लिया, गुड्स मेरे पास है, मैंने वो और किसी को बेचा। अब जो मेरे को रेट मिला वो कितने का मिला? 50,000 का। तो 10,000 का मेरा लॉस हो रहा है सेल पे, है ना? क्या मैं दीदी से क्लेम कर लूं? हाँ, आ जाओ देखते हैं। कह रहा है इन केस ऑफ द रीसेल आफ्टर नोटिस, अगर मैं दीदी को बता के रीसेल कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? आप पैसे नहीं दोगे तो मैं और किसी को बेच दूंगा ये वाला फोन। मैंने क्या बोला? आप पैसे नहीं दोगे तो मैं और किसी को बेच दूंगा ये वाला फोन। तो उस केस में मेरे को क्या मिलेगा? जो भी लॉस ऑन सेल मेरा होगा वो मैं रिकवर कर सकता हूं अगर मैंने दीदी को बताकर बेचा है। आया समझ में? कह रहा है इन केस ऑफ रीसेल विदाउट नोटिस, तो मेरे को लॉस ऑन सेल नहीं मिलेगा, मैं वो क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने दीदी को ये बात नहीं बताई। समझ में आया? आगे देखिए, कह रहा है ओरिजिनल बायर्स टू रिकवर द प्रॉफिट ऑन रीसेल अवेलेबल। क्या पॉइंट है? अब पढ़ो दोबारा, आ जाओ। कह रहा है ओरिजिनल बायर्स टू रिकवर द प्रॉफिट ऑन रीसेल अवेलेबल। क्या ओरिजिनल बायर को जो प्रॉफिट होने वाला है रीसेल के ऊपर वो अवेलेबल होगा? अब इस बार बायर की बात चल रही है। ओरिजिनल बायर कौन? मैंने दीदी को बेचा था, दीदी आगे बेचना चाह रही है। दीदी क्या कर रही है? आगे बेचना चाह रही है। तो दीदी अगर मेरे को बता के बेच रही है, दीदी मेरे को बता के बेच रही है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? आपको रीसेल पे जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो नहीं मिलेगा। क्यों? कुछ तो गेम खराब हो रही है ना यहाँ पे, रोक देता हूँ एक बार। कहाँ थे बेटा हम कह रहे थे कि ओरिजिनल बायर को क्या हमें प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा? ओरिजिनल बायर को क्या हमें प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा जो हमने रीसेल कर दिया? हमें रीसेल इन्हें कर, मतलब सेल का कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ हुआ था, लेकिन हमने किसी दूसरे बंदे को बेच दिया इनको, इनको बिना बताए। तो उस केस में इनको हमें प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा, और अगर इन्हें बता के बेचा है तो इन्हें हमें प्रॉफिट का हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? और नेक्स्ट में हमने पढ़ा कि गुड टाइटल उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा जो थर्ड, मतलब जो रीसेल में बायर हमारा बना है। कह रहा है बायर जो रीसेल में बना है हमारा, उसे गुड टाइटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो अगर कंसेंटेड सेल होगी, यानी दोनों को पता होगा उसके बारे में, तो उस केस में उसे गुड टाइटल मिल जाएगा, और अगर नहीं पता होगा तो उसे गुड टाइटल नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर इनके पास टाइटल आएगा तभी ये आगे टाइटल दे सकते हैं। तो अनपेड सेलर के केस में इनके पास ही टाइटल नहीं जाएगा तो ये आगे टाइटल नहीं दे सकते बिना मेरी कंसेंट के। अगर मेरी कंसेंट है तो दे सकते हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो बोलो बोलो। चलें आगे। ये एग्जाम्पल आपका घर के लिए है, सही है। और जो राइट ऑफ बायर है बेटा, और जो बाकी के राइट है हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही था। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हमने नोट से पढ़ लिया है उतना आप बुक से पढ़ के आएंगे। डन? चलो, थैंक यू।